दोस्तों नमस्कार। सियासत का अनूठा खेल देखिए। कर्नाटक बीजेपी पर भारी पड़ने लगा है। कर्नाटक प्रधानमंत्री मोदी की छवि को लेकर भारी पड़ने लगा है। मोदी और शाह की जो भी बिसात इससे पहले जिस भी राज्य में बिछी, बीजेपी उस लकीर पर चलने की मजबूरी के साथ चल पड़ी। चुनावी जीत भी मिली, लेकिन पहली बार कर्नाटक के भीतर कांग्रेस तो दूर की बात है, बीजेपी को खुद से लड़ना पड़ रहा है। और यह लड़ाई ऐसी वैसी नहीं है। कल्पना कर सकते हैं कि येदियुरप्पा, जिन्होंने बीजेपी की कर्नाटक में जमीन पुख्ता की, उनको कौन से काम सौंपे गए हैं। क्या आप वाकई सोच भी सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, कल केरल में भी होंगे, लेकिन कर्नाटक से कन्नी वह क्यों काट रहे हैं? क्या यह कल्पना की जा सकती है कि बीजेपी शासित राज्य में जब अमित शाह का रोड शो निकलेगा तो उसको जब ध्यान से देखिएगा तो उसका पैमाना आपको सिमटता हुआ दिखाई देगा? क्या यह कल्पना वाकई की जा सकती है कि आरएसएस की भागीदारी बीजेपी की चुनावी जीत को लेकर नहीं, बल्कि चुनावी तौर पर बीजेपी पहली बार पटरी पर आ जाए, यह सोचकर कर्नाटक में आरएसएस बिसात बिछा रही है? क्या यह कल्पना की जा सकती है कि बीजेपी को खुद से लड़ते हुए अपनी उस बिसात को उलट देना है, जिस बिसात पर जब वो जिन लकीरों को खींचती थी, उन लकीरों को अब अपनों के खिलाफ ही अपनाना है, आजमाना है? और दूसरी तरफ राहुल गांधी की मौजूदगी कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं, बल्कि सब कुछ गंवाने के बाद और सत्ता से दो दो हाथ करते हुए जिस स्थिति में कर्नाटक के भीतर रोड शो में जो नजारा नजर आ रहा है, उसने पहली बार कांग्रेस और शायद गांधी परिवार को भी यह संदेश साफ दे दिया है, लड़ना है तो पूरी ताकत से लड़िए। राहुल गांधी कर्नाटक में है, कल प्रियंका गांधी भी पहुंच जाएंगी, वह भी रोड शो करेंगी, रैली करेंगी, मुलाकात महिलाओं से करेंगी। इधर राहुल मछुआरों से मिलेंगे, वह गन्ना किसानों से मुलाकात करेंगे, वह युवाओं से मिलेंगे। हमें लगता है इन दो तस्वीरों के बीच आज खड़े हो जाइए, क्योंकि कर्नाटक आने वाले वक्त में भारत की राजनीति की एक ऐसी इबारत लिखने वाला है जिसमें 2014 के बाद बीजेपी और आरएसएस को लेकर जो भी बिसात राजनीतिक तौर पर बिछती चली गई, उसके ठीक उलट परिस्थितियां कर्नाटक में खड़ी है। और कर्नाटक को साधने की कोशिश में पहले खुद को साधना है, यह मंत्र बीजेपी के भीतर गूंजने लगा है। लेकिन पहले एक तस्वीर राहुल गांधी की उस रैली की, जिस रैली ने शायद दिल्ली तक को हिलाकर रख दिया है। राहुल की रैली का यह नज़ारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बीजेपी का इलाका है, बागलकोट जिला है, और यहां की 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। और इस जगह पर इतनी ज़्यादा भीड़, जहां पर खुले तौर पर राहुल गांधी ने गृह लक्ष्मी को 2000 रुपए देने का ऐलान किया, 200 यूनिट बिजली मुफ्त यानी गृह ज्योति का जिक्र किया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी युवा निधि का भी जिक्र हुआ, और अन्य भाग्य यानी 10 किलो अनाज देने का भी ऐलान हुआ। गरीबी की रेखा से नीचे इस इलाके की परिस्थितियां कितनी नाजुक हो सकती हैं, लेकिन यहां पर कब्जा बीजेपी का है। दरअसल राहुल ने इसी नब्ज को वहां जाकर पकड़ा, और शायद यह एक मुश्किल सबब बीजेपी के लिए इसलिए है क्योंकि जहां उन्हें जीत मिली, अब अगर वहां पर उनकी जमीन खिसक जाएगी तो क्या होगा? जाहिर है यह नजारा दिल्ली ही नहीं, समूचे कर्नाटक के भीतर बीजेपी की चूलों को हिलाने लगा है। और यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस कभी कमजोर रही नहीं, बीजेपी कभी रही नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसने पैर पसारे। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो एक झटके में बीजेपी के वोट बैंक में 20% का इजाफा हो गया। हम इस तमाम आंकड़ों पर आए, लेकिन पहले 2-3 बातें समझ लीजिए। यह पहला मौका है जब बीजेपी से निकलकर जो नेता कांग्रेस में गए हैं,
उन्हें हराने का जिम्मा येदियुरप्पा को सौंपा गया है। यह पहला मौका है जब अमित शाह येदियुरप्पा को यह पाठ पढ़ा रहे हैं, आप अपना पूरा काम उन दो नेताओं को हराने में लगाइए जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और लिंगायत की जमीन जहां पर है वहां पर खुद को फोकस कर लीजिए। और तीसरी स्थिति ऐसी लाइए कि इन नेताओं के साथ इन क्षेत्रों का कोई भी स्थानीय कार्यकर्ता जो बीजेपी से जुड़ा रहा वह कम से कम इधर से उधर ना जाए। यानी कांग्रेस के साथ संघर्ष तो दूसरी स्थिति है, उसके पहले जो कांग्रेस में नेता शामिल हुए और बीजेपी से निकल कर आए, अगर वो सार्वजनिक तौर पर अब ये बताने लग गए हैं कि दरअसल बीजेपी की राजनीति और राजनीति में जीत हासिल करने के तौर तरीके कैसे जबरदस्ती में चलते हैं, और वो टिकट देना तो दूर आपको स्वाभिमान को भी बख्शते नहीं है, तो फिर जिस भी समुदाय विशेष का जिक्र बीजेपी करती है उस समुदाय विशेष को संभल जाना चाहिए। ये शब्द किसी और के नहीं, जगदीश शेट्टार के हैं, जो कल तक आरएसएस के थे, कल तक बीजेपी के थे, आज वो निकलकर कांग्रेस में शामिल हो चले हैं। तो आइए एक एक पन्नों को खोलने की कोशिश की जाए और इन पन्नों के जरिए जरा समझिए कि आखिर लिंगायत को लेकर किस स्थिति में बीजेपी खड़ी है और कांग्रेस की मजबूत स्थिति क्या वाकई हो चली है। अमित शाह येदियुरप्पा के साथ जो मीटिंग हुई उसमें खुले तौर पर उन्होंने कहा कि लिंगायत प्रभावित इलाकों में आपको फोकस करना है। जो पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार थे और जो पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवादी थे, यानी एक हुबली धारवाड़ से और दूसरे अथानी से, जो लगातार चुनाव जीतते चले आए थे, अगर हमने उन्हें टिकट देने से मना किया तो इसके पीछे भविष्य की रणनीति और भविष्य की राजनीति थी। लेकिन एक झटके में जब यह दोनों पार्टी छोड़कर चले गए तो अब इन्हें हराना जरूरी है, क्योंकि यह सेंध लंबे वक्त तक बीजेपी और आरएसएस के भीतर लगाएंगे। सही मायने में जो बिसात अमित शाह बिछाए बीएल संतोष के जरिए, और मौजूदा वक्त में जेपी नड्डा, जब कर्नाटक के भीतर उन्हीं को सारी जिम्मेदारी एक लिहाज से दे दी गई है, और ऐसे में नरेंद्र मोदी अगर लगातार प्रचार 1 तारीख से शुरू नहीं करते हैं तो स्थिति बीजेपी की नाजुक हो जाएगी। इसका अंदेशा हो चला है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के भीतर भी लगातार बीजेपी छोड़कर अपने उन नेताओं के साथ खड़े होने की होड़ है जो कल तक बीजेपी के लिए प्रचार करते थे, कल तक बूथ मैनेजमेंट करते थे। और ऐसी सीटों की तादाद अगर कर्नाटक के भीतर लगभग 32 है तो इन 32 सीटों पर मुश्किल जरूर आने वाली है। लेकिन जिस इलाके में जगदीश शेट्टार लगातार घूम रहे हैं वो दरअसल सीधे समझिए तो उसी समुदाय का है जिस समुदाय को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, लिंगायत समुदाय। यह मुंबई कर्नाटक का क्षेत्र है, इसको वहां की भाषा में किट्टूर कर्नाटक कहते हैं। 6 जिले इसके अंदर आते हैं, 50 विधानसभा की सीटें हैं, और इस 50 विधानसभा में से 30 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, कांग्रेस महज 17 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। लेकिन इस शिफ्ट के बाद नई परिस्थिति यह है कि क्या यहां पर डबल डिजिट में भी बीजेपी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, यानी 25 सीटों का झटका अगर लग जाता है तो एक हिसाब से वो 10 के नीचे आ जाएगी, यानी सिंगल डिजिट में भी पहुंचना उसके लिए संघर्षमयी नजर आने लगा है। पहला यह संदेश है। दूसरा संदेश बीजेपी के उस ऑर्गेनाइजेशन का जगदीश शेट्टार और सवादी उठा रहे हैं जिसको बीएल संतोष के जरिए फिलहाल दिल्ली कर्नाटक को अपने अनुसार हाँकना चाहती है। जेपी नड्डा की मौजूदगी है, अनिल बालूनी जो मीडिया प्रभारी हैं, उनके जरिए चीजों को परखते हुए उनके प्रतिकूल कैसे प्रचार हो, इस दिशा में ये तीनों काम कर रहे हैं। और बीजेपी को अपने ही पुराने नेताओं से लड़ने के लिए जो 2-2 हाथ करने हैं और येदियुरप्पा तक को उस दिशा में लगा दिया गया है, तो यह कल्पना के परे है कि कितने मुश्किल हालात में बीजेपी पहुंच चुकी है। दूसरी स्थिति आई है जो नजारा राहुल गांधी के रोड शो के दौर में नजर आया, और जब कल प्रियंका गांधी
नरसीपुर पहुंचेगी, वहां पर वह महिलाओं से संवाद करेगी, कृष्णा राजनगर में रोड शो करेगी। तो एक मैसेज बहुत साफ है कि चुनाव के तौर पर अब समूची कांग्रेस को अपने आप को झोंकना होगा। लेकिन एक दूसरा संदेश कहीं ज्यादा बड़ा है। यह संदेश पहली बार शायद ये अपने तौर पर जगदीश शेट्टार का मैसेज हो, शायद इस दौर में राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता हो, चाहे इस दौर में जब पदयात्रा निकल रही थी तो कर्नाटक में जो रिस्पांस मिला था और वहां पर जो लोगों से संवाद बना था, हो सकता है वह भी इनपुट हो। क्योंकि पहली बार राहुल गांधी जब जगदीश शेट्टार के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे तो उसमें दो ही बातें निकल कर आ रही थी कि दरअसल बीजेपी जो थी उसको हड़प लिया है मौजूदा वक्त के चंद नेताओं ने। जो आरएसएस थी वह तो उस समय से रूठी हुई है जब से बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो ना तो आरएसएस से निकले हुए थे और ना ही बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने कभी काम किया था। यानी कर्नाटक को भी दिल्ली के रिमोट से कैसे चलाया जाए, यह पाठ अगर दिल्ली में बैठा हाईकमान सोचता है तो अब इसे पब्लिकली लेकर आना चाहिए। और यह संवाद न सिर्फ ओबीसी को दायरे में ले रहा है बल्कि लिंगायत को भी दायरे में ले रहा है, वोकलिंगा को भी दायरे में ले रहा है और तमाम समुदायों को भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दायरे में ले रहा है। इसीलिए जब वसावा की जयंती के वक्त जब रोड शो निकलते हुए रैली में चीजें तब्दील हुई तो वहां पर पहली बार जो पाठ राहुल गांधी ने वहां पर दिया वह जाहिर तौर पर जगदीश शेट्टार के साथ मुलाकात या कर्नाटक की जमीनी राजनीति को समझते हुए दिया। वसावा गरीबों के हिमायती थे, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की राजनीति रईसों की नुमाइंदगी करती है और उनके लिए काम करती है, इसीलिए वो अडानी को पैसा देते हैं। यानी पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर अडानी और रईसों को दिए जाना वाला पैसा और जो केंद्र की राजनीति है उसको भी दायरे में लाकर राहुल गांधी वहां पर कर्नाटक में खड़ा कर रहे हैं। वजह उसकी बहुत साफ है, क्योंकि एक क्षण के लिए जरा वहां की राजनीतिक स्थिति को अगर आप देखें तो दो तीन बातें साफ होगी कि कांग्रेस का 35% वोट लगातार बना रहा है। हालांकि 1985 के बाद से कभी कोई सरकार नहीं जो रही जो रिपीट कर पाए, यह भी डर बीजेपी के भीतर है, रिपीट नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी नहीं थी, उनका छौंक नहीं था, तो उनका परसेंटेज ऑफ वोट जो था वो 20% से ज्यादा नहीं था। उससे ज्यादा तो कभी कभी जेडीएस आ जाती थी। जेडीएस भी 18-20% के भीतर उनका परमानेंट है वोट बैंक, वह कभी आगे भी बढ़ी है और 25-27% तक भी गई। लेकिन ध्यान दीजिए 2013 में बीजेपी को सिर्फ 19.8% वोट मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब 43% वोट मिल गए और उसके बाद 2018 का जब चुनाव आया तो वह 7% कम जरूर हुआ, लेकिन 2013 की तुलना में वह लगभग डबल था। यानी उस समय 19% और इस वक्त 2018 में 36%। यह स्थिति बतलाती है कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी कर्नाटक में अगर नहीं है तो एक क्षण के लिए सोचिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी अपनी उस छवि को बरकरार रखना चाहते हैं? इसीलिए वो कर्नाटक में नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में घूमने के बावजूद भी अगर हार मिल जाए तो वो छवि और वह लार्जर देन लाइफ का कद एक झटके में खत्म हो जाएगा। यानी 2024 तक को लेकर जो परसेप्शन बनने की परिस्थिति है या इसके बाद जो और राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर भी यह परसेप्शन डामाडोल हो जाएगा। तो कर्नाटक में खुद को झोंका जाए या फिर 2-3 दिन सिर्फ रोड शो किया जाए, एक आध रैली की जाए, इसी पर सहमति बना ली जाए जिससे लगे कि वहां पर पूरी चुनावी प्रक्रिया की बिसात 3 लोग बिछा रहे थे। एक येदियुरप्पा थे, दूसरे अमित शाह थे और तीसरे जेपी नड्डा थे। इसमें नरेंद्र मोदी कहां थे, यह सोचा जा सकता है, क्योंकि जेडीएस अगर बीजेपी की बी टीम के तौर पर कांग्रेस जो प्रचारित कर रही है और बीजेपी जो प्रचारित कर रही है कि जेडीएस कांग्रेस की बी टीम है, इसमें एक जानकारी लगातार कर्नाटक में रेंग रही है कि दरअसल सत्ता भी जब कर्नाटक में बीजेपी की और केंद्र में भी सत्ता बीजेपी की, तो कौन बचेगा जिसने पैसा कमाया होगा।
और जेडीएस के ऊपर आरोपों की फेहरिस्त बीजेपी ने बार बार लगाई है। कितना पैसा उन्होंने कब कमाया, और खास तौर से देवगौड़ा के बेटे को लेकर जो बेंगलोर के इर्द गिर्द की जमीन है उसको लेकर कच्चा चिट्ठा सीबीआई और ईडी दोनों ने तैयार किया हुआ है। तो क्या यह मैसेज एक नए तरीके से, जैसे उत्तर प्रदेश के भीतर बीएसपी या मायावती को लेकर, याद कीजिए विधानसभा चुनाव में मायावती सक्रिय ही नहीं हुई और बीएसपी का वोट बैंक एक झटके में खिसक गया और वो बीजेपी के साथ आकर खड़ा हो गया, या फिर वो कहीं बटा तो वह कुछ हिस्सा समाजवादी पार्टी के पास गया। तो क्या कर्नाटक के चुनाव में जेडीएस अपनी राजनीतिक जमी को भी गंवा देगी? क्योंकि खुद अमित शाह आज जहां पर रोड शो कर रहे थे, वो हासन का इलाका जो है वह इस रूप में प्रभावी है कि वहां पर जेडीएस की मौजूदगी रही है, और जेडीएस जिन जिन जगहों पर मौजूद रही है उन जगहों पर अमित शाह की रैली और अमित शाह का रोड शो चल रहा है। यह एक मैसेज है कि कहां से वोट जुगाड़ना है। अगर कांग्रेस को नहीं तोड़ सकते हैं तो जेडीएस कोई राजनीतिक जमी को अपने साथ लेकर आइए, और वह कम से कम उस रूप में एग्रेसिव नहीं होंगे जिस रूप में कांग्रेस दो दो हाथ इसलिए कर रही है क्योंकि उसे लगने लगा है वह सत्ता हासिल कर सकती है। यह पहला पॉइंट था। दूसरी स्थिति, बीजेपी का जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका लाभ अगर जेडीएस नहीं उठा पाएगी तो पूरा लाभ एक झटके में कांग्रेस के पास चला जाएगा। बीजेपी जिस करप्शन इशू के मद्देनजर और एंटी इनकम्बेंसी के मद्देनजर कैंडिडेट्स को बदल रही है और डाइल्यूट कर रही है और चाह रही है कि दरअसल करप्शन अगर मुद्दा रहे तो पुराने करप्शन के मुद्दे उभर कर सामने आ जाएं, और उसको लेकर वो लगातार प्रोपेगेंडा वहां पर कर भी रही है। प्रोपेगेंडा का मतलब यहां मुद्दा है, वह चीजों को उस रूप में उठा रही है, उस दौर में जो भी करप्शन हुआ उसको वो उठाना चाहती है। लेकिन एक क्षण के लिए दोबारा लौटिए बीजेपी के भीतर, क्योंकि जगदीश शेट्टार तो 2018 में रणनीति बनाने वालों में से थे, आज वो अलग हैं। वो कह क्या रहे हैं? उन्होंने 3 बातें बहुत साफ कही कि सिर्फ मेरा टिकट नहीं काटा, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई और क्षेत्र के लोगों का अपमान किया गया। और शब्दशः अगर सुनिए तो एमएलए बनकर 6 महीने बाद आदरपूर्वक संन्यास की मांग मैंने की थी, यानी मैं चुनाव लड़ता बीजेपी के टिकट से, विधायक बनता और फिर मैं 6 महीने बाद संन्यास ले लेता। लेकिन इसको भी नहीं माना। इसको भी लेकर पूरे तरीके से अपने हिसाब से कर्नाटक को हाँकने की सोच जो नेताओं में आ गई, और बीएल संतोष उसकी अगुवाई कर रहे थे, जिसका जिक्र जगदीश शेट्टार कर रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर निर्दलीय लड़ता मैं कांग्रेस में क्यों गया, यह भी वो पब्लिकली साफ कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं निर्दलीय लड़ता तो वो मेरे आसपास के लोगों को डरा धमकाकर मुझसे अलग थलग कर देते, क्योंकि वे राज्य और केंद्र दोनों जगह सत्ता में है। ये डराने धमकाने की प्रक्रिया और बीजेपी के भीतर की राजनीति अभी तक विपक्ष के विधायक, सांसद, नेताओं में नजर आती थी। लेकिन अगर बीजेपी के भीतर भी इसकी अनुगुंज है तो यह अनुगुंज कर्नाटक के भीतर जगदीश शेट्टार और सावदी के जरिए ही अगर यह फैल रही है, तो जिन लोगों ने संन्यास ले लिया दिल्ली के कहने पर और जो अलग थलग हो गए, और चाहे वो चाहते रहे कि उनके खिलाफ कोई मुद्दा उभरे नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं, और खुद प्रधानमंत्री किसी से बात करते हैं फोन पर और कहते हैं कि आप देखिए बगावत मत कीजिएगा, आप उधर मत जाइएगा, तो ऐसी स्थिति जब आने लगे तो इसका मतलब है कि अपनी राजनीतिक जमी भर नहीं बल्कि अपनी राजनीति और राजनीति के परसेप्शन को संभालना भी मौजूदा वक्त में बीजेपी के लिए मुश्किल हो चला है। और ये मुश्किल हालात सवाल कर्नाटक के चुनाव से आगे के उस राजनीतिक परसेप्शन के हैं जिसके हिसाब से आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो और 2024 ही क्यों ना हो, सब वक्त में चुनाव लड़ना है। और इस दौर में बीजेपी के भीतर से कोई आवाज नहीं आए, और ये आवाज अगर कर्नाटक से आ रही है और ये मैसेज चला जाएगा लगातार कि देखिए जगदीश शेट्टार और सावदी और बाकी नेताओं के जाने से और आपने जिन्हों टिकट नहीं दिया उसके बाद आपकी हार हुई है, तो फिर आपकी राजनीतिक बिसात लगातार कमजोर होती चली जाएगी। लेकिन फिर यहां पर अगला सवाल प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा है, जो स्टार कैंपेनर हैं, जिनकी मौजूदगी 20% वोट बीजेपी का बढ़ा देती है।
अगर वो समझ गए हैं और समझने लगे हैं और उनके साथ ऐसी परिस्थितियां जुड़ने लगी हैं जहां पर यह महसूस उन्हें होने लगा है कि दरअसल यह छवि जो उनकी बनी है वो छवि भरभरा जाएगी अगर कर्नाटक में हार मिल गई, और कर्नाटक में हार मिलने की जमीन अगर उनके अपने ही तैयार कर रहे हैं तो फिर यह भरभराना पार्टी के भीतर आ जाएगा। और यह आवाज हो सकता है आने वाले वक्त में राजस्थान से वसुंधरा की आ जाए, मध्य प्रदेश से शिवराज की आ जाए, दिल्ली से भी किसी की आवाज उठने लगे, जो इस वक्त महसूस करता है कि पता नहीं 2024 में टिकट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि राजनीति की नोक पर सबको रखते हुए सियासत साधना और चुनाव भी जीत जाना, इससे पहले बीजेपी में कोई नेता नहीं था या किसी भी पार्टी में नहीं होता है, लेकिन यह करके दिखाया है, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन क्या वो अति पर पहुंच गया, क्या वो चरम पर पहुंच गया, इसलिए ऐसी स्थिति आ गई जहां पर यह कहा जा रहा है, क्योंकि जो किट्टूर कर्नाटक है अगर उसमें 50 सीटों में से 30 सीट बीजेपी ने जीती तो उसके बाद मध्य और करावली कर्नाटक को भी परखने की जरूरत है। मध्य कर्नाटक में 26 में से 21 सीट बीजेपी ने जीती थी और करावली कर्नाटक की 19 में से 16 सीट जीती थी। यानी ये तीन क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें 95 सीट में से 67 सीट बीजेपी ने जीती थी, और पहली बार यहीं पर बीजेपी को खतरा मंडरा रहा है, सेंध लग रही है। और इसीलिए जहां नजर आ रहे हैं वो हासन का इलाका है, वो मांड्या का इलाका है, वो रामनगर का इलाका है, वो मैसूर का इलाका है, वो कांग्रेस का इलाका नहीं है, वो जेडीएस का इलाका है। और बीजेपी अपनी मौजूदगी वहां से मजबूत करना चाहती है। जरा समझिए, हासन की 7 में से 6 सीट जेडीएस के पास, मांड्या की 7 में से 7 सीट बीजेपी जेडीएस के पास, रामनगर की 4 में से 3 सीट जेडीएस के पास, मैसूर की 11 में से 5 सीट जेडीएस के पास। इन जगहों से कुछ भरपाई हो सकती है, नहीं, रणनीति अच्छी बनी है, इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन यह रणनीति किस रूप में नजर आएगी जब कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन को पुख्ता कर चुकी हो और जो नजारा नजर आ रहा हो उसमें जेडीएस में सेंध लगाने की स्थिति में और वहीं से सीट गेन करने की स्थिति में अगर बीजेपी की बिसात है, तो क्या इसे प्रधानमंत्री मोदी बतौर स्टार प्रचारक समझ नहीं रहे होंगे, या अमित शाह नहीं समझ गए होंगे, या जेपी नड्डा नहीं समझ गए होंगे? कौन नहीं समझा होगा और मैसेज किसने पास ऑन नहीं किया होगा? इसीलिए दक्षिण भारत में मंडराते हुए प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर नजर तो आ रहे हैं, लेकिन कर्नाटक अभी वह नहीं जा रहे हैं। जो आखिरी सवाल, जो शायद बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि लिंगायत की तादाद जो है वो 14% है और बीजेपी ने जिन टिकट दिया है वो लगभग 33% टिकट दिया, 68 लोगों को लिंगायत समुदाय से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने भी मैक्सिमम 51 उन्हीं को उतारा है। वोकलिंगा को 47 उम्मीदवारों को टिकट दी है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने 43 को दी है। लेकिन असल खेल तो लिंगायत को लेकर था, क्योंकि वोकलिंगा तो आपके साथ कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, वो बटेगा नहीं बटेगा, इसको लेकर कोई बिसात उतनी मजबूत बिछ नहीं पा रही है। तो लिंगायत को लेकर जो खेल खेला गया है वह इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है कि सारा दाव उसी पर लगा दिया है। और ऐसे में जो 16% मुस्लिम है, 4% आरक्षण के बाद वह एक मुश्त एक तरीके से पहली बार उत्तर प्रदेश की सियासत की तर्ज पर मूव करने वाला है कर्नाटक के भीतर। सवाल पहली बार 3-4 वोट बैंक का है। लिंगायत और वोकलिंगा तो है, दलितों का वोट, मुस्लिमों का वोट, जो अपने आप में दोनों मिलाइएगा तो लगभग 36% बैठता है, और दूसरी तरफ ये 28% वोकलिंगा और लिंगायत है। और इसके बाद जब ओबीसी की दिशा में जाते हैं 20%, वह भी एक झटके में अब देश के ओबीसी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा नहीं है, यह नजर वहां पर आने लगा है। और शायद यह खतरे की घंटी कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों से निकलकर बेंगलोर से होते हुए दिल्ली तक पहुंचने लगी है और सुनाई देने लगी है। सिवाय इसके जब प्रधानमंत्री कर्नाटक पहुंचे उस दौर में जरा परखने की जरूरत है, स्थिति है कौन सी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।